हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू डेज में स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए आपको, तो होप वो लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे जब हेलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवार्ड्स लिथियम रिएक्शन। इसमें क्या है, कुछ 2-3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि हेलो एल्केन जब लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। गिलमैन्स रिएजेंट क्या होता है, पिछले वीडियो हम लोगों ने बात किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। आज हम बात करेंगे गिलमैन्स रिएजेंट की, कि जब हेलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कोडी हाउस सिंथेसिस क्या होता है। तो इस सबको जानने के लिए, इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम। कि जब हेलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। सबसे पहले हम कोई एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल RH। कोई भी एल्काइल ग्रुप है, उससे हैलोजन अटैच है, तो ये हेलो एल्केन हो गया। जब आप इसको ट्रीट करते हैं लिथियम ओवर ड्राई ईथर, जब आप इसको ट्रीट करते हैं लिथियम ओवर ड्राई ईथर, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है RLi प्लस LiX। मतलब 2 मोल्स ऑफ लिथियम की हमें जरूरत पड़ेगी, आप उसको बैलेंस कर लें। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, जब वो लिथियम ओवर ड्राई ईथर के साथ ट्रीट हो रहा है तो एल्काइल लिथियम बन रहा है। एल्काइल लिथियम मतलब जब इसको आप आयुपेक नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग होता है एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, और LiX बनता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्काइल लिथियम और LiX, जो आप यहाँ पे एल्काइल, जो आप यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लेंगे वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन होता है। जब आप इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल C2H5Cl, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। जब आप इसको ट्रीट करेंगे लिथियम ओवर ड्राई ईथर के साथ, लिथियम ओवर ड्राई ईथर के साथ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C2H5Li प्लस LiCl। इसका जब आप आयुपेक नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो इथाइल लिथियम, तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इथाइल लिथियम। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। जब C2H5Cl लिथियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथाइल लिथियम प्लस LiCl। तो नोट कर लें। देखिए इसमें कोई जनरल चीज नहीं है, बस ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसको देखकर आपको पता लग गया होगा कि जब हेलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। इसके बाद एक स्टेप है, जब हम इसको ट्रीट कराते हैं CuI के साथ तो जो बनता है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम, लेकिन हम इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं कि जब ये RLi मतलब एल्काइल लिथियम जब फर्दर CuI से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है,
उसमें गिलमेंस रिएजेंट कौन है, कोरी हाउस सिंथेसिस कैसे होता है, वो सब हम बात करेंगे। जब RLI, जब कोई भी एल्काइल लिथियम, आपने कोई भी एल्काइल लिथियम लिया, जब आप इसको ट्रीट कराते हैं CuI के साथ, जब आप इसको CuI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CuLi, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं प्लस LiI, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है 2। देखिए, जब एल्काइल लिथियम को आप CuI के साथ ट्रीट कराते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है Cu, उसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच, जब उसको बैलेंस करते हैं तब यहाँ पे 2 अटैच कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, तो CuLi, Cu पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, LiI बना। अब इसका नेमिंग करेंगे, जिसका नेमिंग होता है, यहाँ पे एल्काइल है तो डाई एल्काइल, कोई भी एल्काइल आप ले सकते हैं, लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या हुआ, डाई एल्काइल मतलब 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, लिथियम क्यूप्रेट, यहाँ पे कॉपर है तो क्यूप्रेट, ये जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो गिलमेंस रिएजेंट है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट का, वो गिलमेंस रिएजेंट है, गिलमेंस वो गिलमेंस रिएजेंट है। और जनरली जब इसका जो यूज करते हैं, जैसे अगर आगे हम बात करेंगे जब रिएजेंट, जैसे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे गिलमेंस रिएजेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि गिलमेंस रिएजेंट का क्या काम। अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ इसका यूज बता देता हूँ कि डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट या गिलमेंस रिएजेंट का जो यूज होता है वो होता है कोरी हाउस सिंथेसिस में। कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोरी हाउस सिंथेसिस क्या होता है, आप इसको पहले नोट कर लें। आप ये दिमाग में रखें फिर से कि जब हेलो एल्केन लिथियम ओवर ड्राई ईथर के साथ ट्रीट होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल लिथियम होता है प्लस LiX, जो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पे आप हेलोजन ग्रुप अटैच कर दें। उसके बाद फर्दर जब एल्काइल लिथियम RLi मतलब जब एल्काइल लिथियम ट्रीट होता है CuI के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या होता है प्रोडक्ट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट और LiI बनता है। और ये जो है गिलमेंस रिएजेंट है, ये गिलमेंस रिएजेंट है और इसका यूज हम लोग कोरी हाउस सिंथेसिस में करते हैं। यहाँ पर आपका रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम पूरा कंप्लीट होता है। अब जो हम बात करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट कर दें, यहाँ तक आपका रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हेलो एल्केन वाला ही पार्ट चला, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हेलो एल्केन है वो 3 केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इलिमिनेशन, थर्ड वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर दिया, इलिमिनेशन रिएक्शन पे कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर दिया, रिएक्शन विथ मेटल्स मैंने आपको सारे रिएक्शंस बताए कि जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है,
जब लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया उसका। अब हम बात करेंगे कि जब हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं तो वो कौन कौन सा रिएक्शन है। मतलब मैंने तो आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है या एलिमिनेशन होता क्या है। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन है वो कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। अब हम उस कंसेप्ट को डील करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। अब जो हेलो एल्केन का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अंदर जाता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर आता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएं, सम रिएक्शंस of haloalkane showing एसन। एसन कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखा जाएगा कि SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा। वो हम धीरे धीरे जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ बताता जाऊँगा कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो आपको अपने मन में इंटरप्रेट करना कि SN2 में क्या हो रहा था, SN1 में क्या हो रहा था। जब आपको अगर आप भूल भी गए तो मैं आपको भी याद दिलाना चाहूँगा कि SN1 में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, आपने देखा था कि सबसे पहले X माइनस, जो हेलो एल्केन का जो X है वो X माइनस के रूप में बाहर निकलता था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। उसके बाद वो अपने आप को रीअरेंज करता था। उसके बाद जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अंदर आता था। इस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरी होता था। और SN2 में क्या होता था, SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता था, वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था। ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे बाहर निकलता था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम में धीरे धीरे अंदर आता था, और जब फाइनली बाहर वाला जो न्यूक्लियोफाइल वो कंप्लीट बॉन्ड बना लेता था तो अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता था। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अपना जो लोन पेयर है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है। उसके बाद वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको सब कुछ बताया था। अगर उसको नहीं देखे हैं, उसको नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, आप वहाँ देखें। थंबनेल में लगा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर। उसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा यूज होता आ रहा है और होता आ रहा होगा हमेशा। इसलिए इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, जानें, समझें कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप। करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप का मतलब कि OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब वो अंदर आएगा और जो X माइनस जो हैलोजन है वो बाहर निकलेगा। यही तो हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की। एक न्यूक्लियोफिल अंदर आया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया। इसमें जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब आपको ये धीरे धीरे आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि जब OH ग्रुप किसी इथाइल के साथ, जब OH ग्रुप किसी एल्काइल के साथ अटैच होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आइए इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। जैसे आप कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल R X
BrX। अब यहाँ पे कोई आप ऐसा रिएजेंट यूज कीजिए, कोई ऐसा रिएजेंट जो OH माइनस दे, जो क्या करे, OH माइनस दे। जैसे क्या होगा, OH माइनस धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट होगा, X माइनस बाहर निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ROH प्लस X माइनस, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर आपने देखा कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। जब आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने तो पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अब इसमें यूज करेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब जो हेलो एल्केन है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, अपने अंदर लाया, अपने अंदर की X माइनस को बाहर निकला। उसके बाद हम और रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं कि क्या ये SN1 है, क्या ये SN2 है, इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। एग्जांपल C2H5Br, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। जब आप इसको ट्रीट करेंगे कोई ऐसा रिएजेंट से जो OH माइनस डोनेट कर रहा हो, वैसा रिएजेंट है जो OH माइनस डोनेट कर रहा हो, यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस, जो यहाँ पर OH माइनस है वो अंदर आएगा, Br माइनस बाहर निकलेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H5OH प्लस Br माइनस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट ना वो इथेनॉल है, इथेनॉल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि ब्रोमो इथेन जिससे जब हम ट्रीट कराएंगे OH माइनस से तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस शो करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कोहल होगा और Br माइनस रिलीज होगा। इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि जो हेलो एल्केन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन कि वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस शो कर, पहला रिएक्शन कि वो OH माइनस को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करेंगे कि ये SN1 है या SN2 है, ये बात करेंगे कि ये SN1 है या SN2 है। तो हमको यह पता लगता है, हम ये जानते हैं कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है ये SN2 के द्वारा हो रहा है। SN2 ये कौन सा मैकेनिज्म को शो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म को शो करता है। SN2 कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। अब आप धीरे धीरे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता होगा, Br माइनस धीरे धीरे बाहर निकलता होगा, OH माइनस धीरे धीरे इंटर करता होगा। कहाँ पे इंटर करता होगा, रियर साइड में, बैक साइड में, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो पीछे से अटैक करता है बैक साइड से, और हमेशा प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन करने का मतलब कि Br माइनस जहाँ से निकला वहाँ पर OH माइनस अटैच नहीं होता, उसका अपोजिट साइड OH अटैच होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, और ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस बाइमोलिकुलर के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आप इसको नोट कर लें। अब इसी में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा हम रिएजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो OH माइनस दे, कौन कौन सा हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो, यहाँ तक तो हमने आपको बता दी। कोई आप ऐसा रिएजेंट लीजिए जो OH माइनस प्रोड्यूस करे, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा तभी तो न्यूक्लियोफिल का सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस ही न्यूक्लियोफाइल है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे जो OH माइनस को प्रोड्यूस करे रिएक्शन में। आइए देखते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। तो हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है NaOH एक्वस
NaOH एक्वस क्या होता है, जब ये पानी में रहता है तो Na प्लस OH माइनस में टूटता है, मतलब OH माइनस प्रोड्यूस करता है। और हम ले सकते हैं KOH एक्वस, KOH एक्वस भी हम ले सकते हैं, K प्लस OH माइनस में टूटता है पानी में। उसके बाद हम ले सकते हैं AgOH मॉइस्ट, इसको हम मॉइस्ट में लेते हैं, एक्वस में नहीं लेते इसको मॉइस्ट में लेते हैं। हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं NaOH एक्वस, KOH एक्वस, AgOH मॉइस्ट में ले सकते हैं, या कोई ऐसा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो OH माइनस को प्रोड्यूस करे, OH माइनस को प्रोड्यूस करे। और एक बात और कि यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। वो जो रिएजेंट हम यूज करें आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा, जो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि Br माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करेगा। फिर से कि NaOH, KOH, AgOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि जब ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अपने से रीच करेगा, जब जो आयन प्रेजेंट रहेंगे पानी में, वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि वो Br माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करेगा और पीछे से जाकर उस पर अटैक कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो C2H5OH होगा। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट ऐसे भी नहीं होगा। 2 पॉइंट को आप इसको लिख लें और 1 पॉइंट आप और नीचे लिख दें कि SN2 मैकेनिज्म को शो करता है। देखिए, अगर हम एक ऐसा, जैसे अगर हम बात करें एक रिएजेंट H2O की, जब H2O रिएजेंट लेते हैं, ये भी रिएजेंट है और ये भी OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, ये भी OH माइनस देगा, ये भी OH माइनस देगा, और इसमें में से सभी OH माइनस देंगे। लेकिन इसका जो OH माइनस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका जो OH माइनस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसका जो OH माइनस रहेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर से कि यहाँ पर देखिए SN2 मैकेनिज्म होने का क्या मतलब है, क्यों ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो Br माइनस के कम्प्लीटली निकलने का इंतजार नहीं करता है और पीछे से अटैक कर देता है और प्रोडक्ट इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट को लिख लें, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन होता है। फिर से कि यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करता है, Br माइनस को कम्प्लीटली निकलने ही नहीं देता है। वो क्या करता है, Br माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करता और पीछे से जाके अटैक कर देता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो इन्वर्जन होता है। जब आपने पढ़ा कि जब ऐसा मैकेनिज्म हो कि धीरे धीरे OH माइनस और C का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है और C और Br का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, इस मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, और उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसमें अब मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो OH माइनस है वो अपना लोन पेयर सबसे पहले कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है, उसके बाद जब Br माइनस कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बदल जाता है। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि H2O जो हम यूज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी OH माइनस रिलीज हो रहा है, ये भी ऐसा रिएजेंट है जो OH माइनस देगा, लेकिन मैकेनिज्म बदल जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, मैकेनिज्म बदल जाएगा, उसको सॉल्व कर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। आपको बताया था कि SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन जब स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 डिग्री
मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है वो लीस्ट स्टेबल है, मतलब बहुत कम स्टेबल, या आप इसको अनस्टेबल की भी कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब बहुत कम स्टेबल है। मतलब जब 1 डिग्री अल्काइलाइड होगा तो उससे 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना सके, वो प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखे। फिर देखिए प्रोडक्ट के रूप में आपको वही दिखता है जो स्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है? जो स्टेबल कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइलाइड 1 डिग्री है, कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तब देखिए क्या होता है। आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखता हूँ जिससे आपको कंप्लीट इस या स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चर कहता क्या है। सबसे पहला रिएक्शन हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3 CH2Br in the presence of H2O। यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं लिखता हूँ ये वो है CH3 Br H2O NaOH एक्वस। अब देखिए आप ये चारों क्वेश्चन जब अच्छे से समझ जाएंगे तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका समझ आ जाएगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर किसको क्या कहता है, क्या डिफरेंस है SN1 SN2। क्योंकि देखिए जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे पता लगाएं कि हम इसमें SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हुए आगे जाएं या SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हुए आगे जाएं। तो यहाँ देखिए आपको कंप्लीट आपका जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है। ये देखिए Br 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है, यहाँ पे Br 3 डिग्री कार्बन पर अटैच है। सबसे फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन है, तो इसका जब आप SN1 मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब SN1 मैकेनिज्म को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ कि SN2 क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है SN2 में। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है कि आपको कार्बन पहले आइडेंटिफाई करना, जो हाइड्रोजन लगा हुआ है कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन अटैच है 1 डिग्री कार्बन पे है, या ब्रोमीन अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन पे है। अब देखिए अगर आप इसको SN1 मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बिना रीअरेंजमेंट की, जब तक हम रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री हेलो एल्काइल से 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब मैंने आपको बताया और आप ये जानते भी हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है या लिस्ट स्टेबल होता है, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब क्या कि SN1 रिएक्शन उस केस में नहीं शो करेगा। फिर से सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए जो हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन पर अटैच है। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री। अब देखिए जब अगर आप ऐसा, जैसे देखिए आपको तो यहाँ पता लग गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि H2O क्या है। H2O जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, OH माइनस वो वीक होता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कहाँ यूज करते हैं, SN1 में, क्योंकि क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आराम से बाहर निकल जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तब OH माइनस अटैक करता है। वहाँ पे क्या वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जब SN2 में हमने देखा कि धीरे धीरे Br माइनस बाहर निकलता है, मतलब Br माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करता है। वो न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग होता है कि वो Br माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करता और पीछे जाके अटैक कर देता है। तो वो स्ट्रांग जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है वो NaOH प्रोड्यूस कर रहा है।
तो आप यहाँ से इंटरप्रेट कर रहे हो कि जब H2O लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं SN1 को शो करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफाइल वीक होता है और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करेगा, तो ये SN2 होगा। यहाँ पर भी SN1 ये होगा, SN2 ये होगा। अब देखिए कि कहाँ पर SN1 होगा, कहाँ पर SN2 होगा। सबसे पहली बात, जब आप इसको H2O के साथ ट्रीट कराएंगे, SN1 मैकेनिज्म को शो करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इस मैकेनिज्म को वो शो नहीं करेगा, क्योंकि वो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ समझ में आ गया आपको कि ये रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद जब आप ये देखें कि 1 डिग्री है, उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप NaOH के साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ये आराम से NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस NaBr। जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, CH3 CH2OH NaBr। यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से Na प्लस बाहर निकलेगा, दोनों मिलकर NaBr बना देगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री एल्केन है। जब ये आगे सबसे पहले बात करते हैं H2O की। H2O जब यहाँ पे रिएजेंट यूज होता है SN1 को शो करते हुए आगे बढ़ेगा, तो जब ये SN1 को शो करते हुए आगे बढ़ेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और मैंने आपको बताया है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये चाहेगा कि हम SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाए, ताकि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 3D कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका ये मैकेनिज्म नहीं होगा और ये SN1 को शो करेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3OH प्लस HB। आप धीरे धीरे इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ पर आपको SN1 करना है, कहाँ पर आपको SN2 करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स भी बता दूं कि कहाँ पर आपको देखना है कि SN1 है, कहाँ पर आपको देखना है SN2 है। जब 1 डिग्री हेलो एल्केन आपको कहीं दिखे, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन अटैच है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो। जब आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन दिखे तो आप SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ के प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों, देखिए आप यहाँ ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट सेम बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट का जो वेरिएंट है, यहाँ पर भी अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर भी अल्कोहल बन रहा है, लेकिन उसके बीच का जो मैकेनिज्म है वो अंतर है। ये देखिए अच्छे क्वेश्चंस में आपको बीच के मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट से नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके मैकेनिज्म को नहीं पी पढ़े हैं तो आप प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट आपको पता है कि यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, बीच के मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी दिए हुए रहेंगे। तो कैसे दिया रहेगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है, अब आपको पता होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर, तो इसके स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। इसलिए इसके बीच के मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या फॉलो करें, क्या ट्रिक्स फॉलो करें जिससे हमको पता चल लग जाए कि ये SN1 शो करेगा, ये SN2 शो करेगा कि जब सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप आए। तो देखिए जब आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन दिया रहा है, 1 डिग्री हेलो एल्केन मतलब जब ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हो, तो जो रिएक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब जो रिएक्शन होगा उसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 का मैकेनिज्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, जब आपको 3 डिग्री 2 डिग्री भी स्टेबल होते हैं, 1 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 3 डिग्री 2 डिग्री आपको जब एलो एल्केन दिया रहा है
तो आपको क्या करना है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किस मैकेनिज्म में होता है, SN1 है। मतलब जब आपको 3 डिग्री या 2 डिग्री हेलो एल्केन दिया रहेगा तो आपको SN1 को फॉलो करते हुए आगे बढ़ के प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद उसको रीअरेंज करना है अगर पॉसिबल हो तो। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने इस लेक्चर में देखा कि जब हेलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन शो करते हैं, कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा रिएक्शन जब OH के साथ होगा तो वो SN1 होगा या SN2 होगा, ये आपको पता लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके और रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा कि जब OR ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है तो ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें कौन सा रिएक्शंस होता है, मैं सबकी बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।